नमस्कार सभी को। और परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी आ जाइए, सभी जुड़ जाइए एक बार, क्योंकि हमारा जो एक सफ़र चल रहा है पॉलिटी के साथ वो बहुत अच्छे से चल रहा है। और मेरा जितना मुझे लगता है कि शायद रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, कुछ लोग देख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह सब बने रहिए। और ये जो प्लेटफॉर्म है परीक्षा जंक्शन, वो आपको बहुत कुछ देने वाला है। अभी तो केवल शुरुआत है, अभी तुम देखिए क्या क्या होता है इसमें। तो जैसे कि हम कल के दिन YouTube पर लाइव MCQ लाने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, तो शायद आपको बहुत अच्छा भी लगेगा इस तरीके से। और मैं चाहता हूं कि आप सभी बस कल का जो रेस्पॉन्स है वो करते रहिए। जो भी आप कल की वीडियो देखा है, कल की हिस्ट्री की वीडियो देखी होगी, उस पर बताइए कि आपको कैसा लगा। और क्योंकि मुझे भी रिएक्शंस मिलना चाहिए ताकि हम भी कुछ इंप्रूव कर सकें, क्योंकि डिमांड के थ्रू ही आप सप्लाई की जा सकती है। डिमांड कैसी है वैसी सप्लाई है। चलिए, तो अब पॉलिटी की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी। और आज ही इंडियन हिस्ट्री का भी एक लेक्चर होगा। तो देखो, सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में जब मैंने कल प्रेम्बल पढ़ाया, तो प्रेम्बल पढ़ाने के बाद मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस घूम रहे थे। मैंने बोला कि शायद कोई भी स्टूडेंट्स ये पूछ सकता है, या नहीं भी पूछे तो मेरा बताना फर्ज है ये कि मान लो जैसे कि मैं ऑफलाइन जब बैचेस फेस किए मैंने, तो वहां पे कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि सर प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने, जो प्रेम्बल था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या संविधान का अंग माना या नहीं माना। आज थोड़ा सा पिछली चैप्टर की बात करूंगा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें 10 मिनट का। तो मैंने ये देखा कि प्रेम्बल जो है ये हमारे संविधान का भाग है या नहीं है। इस पर प्रस्तावना बनने के बाद काफी सारी डिबेट होती है, और डिबेट ऐसी होती है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला भी पलट कर बताना पड़ता है। यानी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए गए जितने भी फैसले हैं उनकी समीक्षा करके, उनका रिव्यू करके अपने फैसले को पलट सकता है। तो आपको इतना तो पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट, और जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे पॉलिटी में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो मैं आज छोटा सा एक आपको बताने वाला हूं जो कल हमारे अधूरा रह गया था, कि प्रस्तावना जो है यानी जो प्रेम्बल है, क्या यह संविधान का भाग है या नहीं है। संविधान का भाग है या नहीं है। ये आप जो क्वेश्चन है ये आपके माइंड में आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो जरूर उठने वाला है। कि जैसे कि संविधान, भाई संविधान है और संविधान में ही प्रस्तावना है। जैसे कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट भी कहा, आभूषण भी कहा मैंने इसको, और मैंने इसको दीर्घकालिक सपनों का विचार भी कहा, मैंने इसे लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल भी कहा। और ये मैंने नहीं कहा, ये उन महापुरुषों ने कहा है जो संविधान सभा में बैठे हुए थे, ये उन्होंने कहा है। तो आज इसी पे चर्चा होगी, मतलब आज इसी पे 10 मिनट चर्चा होगी, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। मैं इस पर 2 केस जजमेंट बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के। पहला जजमेंट है बेरुवाड़ी यूनियन, बेरुवाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, एक तो ये वाला केस है, और दूसरा केस है केशवानंद भारती केस, यानी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस था 1973 में, आया था इंदिरा गांधी के समय। तो यहीं पे बात करते हैं। एक केस है आपका, जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का बेरुवाड़ी, बेरुवाड़ी संघ मामला। बेरुवाड़ी संघ मामला आता है 1960 में, और बेरुवाड़ी संघ मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि प्रस्तावना जो है यह संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। यानी बात इस पे स्टार्ट होती है कि एक व्यक्ति संविधान बनने के बाद ये पूछता है कि मिलॉर्ड आप मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके क्या हम संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और मैं आपको एक्चुअली बता दूं, जो आर्टिकल 368 है ना, यह संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, और संविधान में संशोधन केवल संसद कर सकती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। और संसद को बोला जाता है केंद्र सरकार। तो आर्टिकल 368 यह कहता है कि संसद को यह शक्ति है, संसद को यह पावर है, संसद को यह शक्ति है कि वह संविधान के किसी भी भाग में, कि वह संविधान के किसी भी भाग में
संविधान के किसी भी भाग में केवल मूल ढांचे को छोड़कर, केवल मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है डियर, तो बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, इसको शॉर्ट में बोला जाता है संवैधानिक संशोधन की शक्ति। क्या बोला जाता है? संवैधानिक संशोधन की शक्ति। जब भी कहीं आप शॉर्ट में पूछे तो बता देना कि संवैधानिक संशोधन की शक्ति। यह है। तो आर्टिकल 368 क्या कहता है आप सभी को पता है, लेकिन याद रखना एक बात मेरी सभी स्टूडेंट्स, कि संसद की जगह कभी राज्य विधानमंडल यूज मत कर देना। देखो आपको पता है हमारे स्टेट में कानून बनाने की बॉडी होती है जिसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, और एक होती है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो होती है वहां पर एमपीज बैठते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है उसमें बैठते हैं हमारे कौन? एमएलएज, जिसको आप कहते हो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो बैठते हैं संसद में। ठीक है, अब संसद में हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बैठे हैं, और नरेंद्र मोदी जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर बैठते हैं। हालांकि वो प्रधानमंत्री भी हैं, सरकार के मुखिया भी हैं, मैं मानता हूं वो राजनीतिक मुखिया भी हैं, वो सरकार के प्रवक्ता हैं, यानी स्पोक्स पर्सन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन संसद में बैठते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी बनारस से जीते हैं, तो बनारस के वो सांसद हैं और पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और सभी मंत्रालयों के चीफ हैं। तो ऐसे करके संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी भाग में केवल बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर संशोधन कर सकती है, और इसको शॉर्ट में कहा जाता है संवैधानिक संशोधन की शक्ति। द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज दैट आर्टिकल 368। ओके, चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं। तो अब ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति पूछता है कि सर प्रस्तावना तो आपने बना दी, प्रस्तावना आपने बना दी, अब ये बताइए क्या प्रस्तावना के किसी भी भाग में या प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती? मुझे आप इतना बता दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट चक्रे में आ गया। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई क्या क्या जवाब दूं उसका। तो उस समय ये बेरूवाड़ी यूनियन केस आया था, एक बेरूवाड़ी यूनियन केस 1960 में। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई सुनिए, पहली बात तो जो प्रस्तावना है ना, इस केस में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, सुनिए आपको शॉक हो जाएगा। वो कहता है कि एक्चुअली में जो प्रेम्बल है ना, ये तो संविधान निर्माताओं यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकरों की दिमाग की उपज है, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना, और जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। बात खत्म। एक तो ये था। तो इसमें क्या हुआ, बेरूवाड़ी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये इतनी सी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जब मुद्दा उठेगा तो सुप्रीम कोर्ट यह जवाब देगा। लेकिन क्या होता है
1973 में सुप्रीम कोर्ट का दिमाग घूम जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जब दिमाग घूमता है तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोली कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति प्रस्तावना को संविधान का आभूषण कह सकते हैं, संविधान का कुंजी नोट कह सकते हैं, और इसे आप दीर्घकालिक सपनों का विचार कह सकते हो, लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कह सकते हो, तो आप इसमें ये संविधान का अंग क्यों नहीं हो सकता। और जबकि आपको पता है कि पंडित भार्गव दास ठाकुर जो संविधान सभा में बैठे हुए थे, पंडित भार्गव दास ठाकुर ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बोला था। आपको लिख देना चाहिए कि प्रस्तावना एक तरह से संविधान की क्या है, ये आत्मा है, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है। तो इस तरीके से अब क्या होता है, ये तो था 1960 का केस। अब आता है दूसरा केस, प्रस्तावना को लेकर दूसरा केस और मुद्दे पे आता है 1973 में, और इस केस का पूरा नाम था, इस केस का मैं आपको नाम बता दूं, इसका नाम था केशवानंद, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। और यह केस था, इसको शॉर्ट में डियर KVM के नाम से जाना जाता है। याद रखना, कभी भी पॉलिटी में आप केशवानंद भारती केस सुनो तो हमेशा KVM के नाम से याद करना है इसको, क्योंकि KVM बहुत पॉलिटी का नहीं, पूरे भारत के संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है। केशवानंद भारती मामला क्या कहता है मैं आपको बताना चाहूंगा आज, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या बोला था। सुप्रीम कोर्ट 1960 में दिए गए अपने फैसले को पलटता है और 1973 केशवानंद भारती मामले में क्या जजमेंट देता है आप एक बार सुनिए। वो कहता है कि हम 1960 के बेरूवाड़ी यूनियन केस के फैसले को पलटते हैं और 1973 में जो फैसला देना है वो हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सुनिए, वो दे रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, चूंकि इसलिए प्रस्तावना में संसद संशोधन कर तो सकती है लेकिन मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे से छेड़छाड़, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। दैट्स इट। और ये क्या किया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के बेरूवाड़ी यूनियन केस को पलट दिया। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। हालांकि इस तरीके से जो बातें की जा रही है ना, ये मैं अपने मन से नहीं, ये किताबों की, और ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। आप चुनौती दे दीजिए लेकिन उसके फैसले को आप झुटला नहीं सकते, ये तो हकीकत है। आप कोर्ट के देखो, आप क्या करते हो, जब आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो। मैं आपको बता दूं गवर्नेंस हमारी कैसे काम करती है, एक जुडिशरी गवर्नेंस कैसे काम करती है। जब आपको कोई भी परेशानी होती है या आपको मान लो कोई भी केस है तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे ले जाते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ले जाने के बाद यदि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आ रहा है तो आप हाई कोर्ट चले जाते हो, यानी आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। फिर आप जाते हो हाई कोर्ट,
और हाई कोर्ट का भी फैसला आपको अच्छा नहीं लगा है या आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप क्या करते हो, उसके फैसले को, उसके डिसीजंस को चैलेंज करके आप सीधे मूव करते हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कहीं जा ही नहीं सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल कटु सत्य माना जाएगा, अटल माना जाएगा, इससे अड़ग नहीं रहा जा सकता। तो बस यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, और आज तक सबसे बड़ी बात है कि आज तक यह फैसला बरकरार है, आज तक यह फैसला बरकरार है। तो केशवानंद भारती मामले पे लगा दो 3 स्टार, क्योंकि ये आने वाले कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यह सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट में कहा गया। तो आपका आंसर होना चाहिए केवीएम 1973। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, केवीएम, बात खत्म। तो यहां तक आप सभी को क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सभी तैयार हो जाइए एकदम बढ़िया से। जरा हम पानी पी लेते हैं एक बार, और आप सभी एक बार देख लीजिए किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है डियर, सभी इस पर फोकस रखना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, कल मैं एक कल मैं एक चीज देख रहा था, तो एक बुक है साइको साइबरनेटिक्स, एक बुक है साइको साइबरनेटिक्स। मैंने कल एक बुक के बारे में सुना था, और मैं सुना भी क्या, मैंने पढ़ा भी उससे थोड़ा सा। तो मैंने कल साइको साइको साइबरनेटिक्स, साइको साइबरनेटिक्स बुक्स के बारे में कल मैंने देखा, और उसमें एक चैप्टर था। देखो, साइको साइबरनेटिक्स का मतलब ये होता है कि आप अपने विचारों को, आप अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे उसे ऑपरेट कर सकते हो। यदि आपने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर लिया, उसको ऑपरेट कर लिया, तो उस लैंग्वेज को कहा जाता है साइको साइबरनेटिक्स। साइको साइबरनेटिक्स कुछ इस प्रकार काम कर रही है, लोग ये कहते हैं कि, और एक बहुत बड़े व्यक्ति ने ये बोला है कि खुशी कोई चीज नहीं है कि तब आपको हंसी आए तभी आप हंसो, ऐसा भी नहीं है। देखो, हैप्पीनेस इज अ हैबिट, हैप्पीनेस इज अ मेंटल हैबिट, यानी जो हमारी खुशी होती है ये एक मानसिक आदत होती है हमारी। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा, वो हर बात पे हंस देता है, हर बात पे हंसना भी एक बेवकूफी भरा कदम हो सकता है। तो इसलिए ये मेंटल हैबिट है। मेंटल हैबिट क्या होती है, जब कोई व्यक्ति बिल्कुल साइको टाइप में हो जाता है, तो उसे या तो फिर हंसना ही हंसना आता है, या फिर रोना ही रोना आता है। लेकिन आपको भी पता है कि खुशी यानी हैप्पीनेस इज नॉट अ थिंग, ये कोई एक चीज नहीं है। ये तो आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, इनको क्रिएट करती है। और जब ये बहुत चीजें सारी अच्छी होती हैं तो हमें ऑटोमेटिकली खुशी आती है। वो जरूर पढ़ना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, साइको साइबरनेटिक्स बुक है। राइटर मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहे हैं अभी, जरूर पढ़ें एक बार, इंग्लिश में आती है पूरी। देखिए, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। एक तो आजकल क्या, देवदास बहुत बने घूम रहे हैं लोग। आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सर, आफ्टर ब्रेकअप, जैसे आज को देखने को मिल रहा है शहरों में, गांव में, कहीं भी, मतलब ये प्लेस डिपेंड नहीं करता। आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सर, किसी भी चीज से ओवरकम कैसे हुआ जाए। देखो, ओवरकम होने का एक सबसे बड़ा एक वेपन होता है। आप ओवरकम यदि उसके बारे में सोचते हो, तो मेरे हिसाब से ओवरकम होने में थोड़ी देरी लगेगी जरूर, लेकिन आप सोचते सोचते उस चीज से ओवरकम हो भी गए ना एक बार, तो आपको वही चीज दोबारा दोहराएगी भी। तो आप मेरी मानिए कि आप उस काम में बिजी हो जाइए जिसको आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं मानता हूं कि ऑटोमेटिकली आपको उस चीज से ओवरकम होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
आप उस चीज को अपने साथ भी रखोगे, लेकिन आपको उसके होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यह हकीकत है। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब मैंने अपना पहला लेक्चर लिया था तो मैंने आप सभी को बताया था, चैप्टर के नाम भी लिखे थे मैंने, संविधान या संविधान सभा ऐसे कर देते हैं। इसको दूसरी भाषा में और कहा जाता है संवैधानिक सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संवैधानिक सभा। और इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसको थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं एक बार। पता है, मेरा एक वो था, जब हम पढ़ाना स्टार्ट हमने किया था आज से 4-5 साल पहले। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं कई राजस्थान से पढ़ा रहा था मैं। उस समय यहाँ से लेक्चर लेने से पहले मैं राजस्थान जयपुर से पढ़ा रहा था, और वहाँ पे ऑफलाइन बैचेस थे, ऑनलाइन भी बैचेस थे। तो मैंने जब सबसे पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता था। मतलब जैसे ये स्क्रीन है, इस पर लिखने से, क्योंकि लिखने की, देखो जब आप स्टूडेंट होते हो तो सीधी सी बात है, आपको इस पर लिखने की आदत नहीं होती। आपके पास कहाँ से आया, ज़्यादा ज़्यादा व्हाइट बोर्ड हो जाता है, आपके पास मार्कर होगा, बस इतना ही तो है। इस पर लिखने से सबसे ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। और जब मैं पहली बार पढ़ाने, आज से 4-5 साल पहले जब मैं पहली बार पढ़ाया, आज से 4 या 5-6 साल पहले मैंने जब पढ़ाया था, तो मेरी जो राइटिंग थी उस पर बहुत गंदी आई थी। लेकिन आज मुझे सच में जो मेरी राइटिंग है, मैं इस पर सेटिस्फाइड हूँ और अच्छा भी लगता है मुझे। बस आपको समझ में आ रहा है ना, इतना ही काफी है। चलिए, तो संविधान सभा और संवैधानिक सभा वो एक ही है, और इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहा जा सकता है। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूं कि हमारी संविधान सभा, अच्छा ये बताइए, आपको नाम से पूरा स्पष्ट हो रहा है कि संविधान सभा जो है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, ये किसकी असेंबली है? संविधान की। और संविधान के लिए क्या है? असेंबली। तो संविधान सभा। अच्छा ये बताइए, आपके घर में जब लोग बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, आपके फादर, आपकी मदर एंड आप लोग, आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, जो भी हैं, सब लोग बैठते हैं। तो जब कोई घर में मान लो फैसला होना है, जैसे कि मान लो घर में बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, तो डिसीजन कोई अकेला लेता है या सारे लोग मिलकर लेते हैं? जाहिर सी बात है, सारे लोग मिलकर रहेंगे, सारे लोग ही तो लेंगे। अकेला एक व्यक्ति फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़ा है, मैटर बहुत बड़ा है। बेटी की शादी है, बेटी की शादी के लिए कोई लड़का देखा है, क्या वो सबको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? लड़के के लिए कोई लड़की देखी है, क्या लड़की वाले जो है वो ठीक है या नहीं है? ये सारी चीजें, सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं, और ये एक्चुअली में फैमिली में बैठ कर देखे जाते हैं। जब दोनों फैमिली के सभी लोग एक साथ बैठते हैं, तब ये चीजें बनती हैं, क्रिएट होती हैं और ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती हैं। फिर आगे जाके शादी की डेट निकाली जाती है, शादी की जाती है धूमधाम से, उसमें दोनों परिवार और उनके गेस्ट सभी वहां पर मौजूद होते हैं। तो सभी की देख रेख में ये होता है। ऐसा नहीं है कि अकेला व्यक्ति देख आया कि भैया बेटे के लिए लड़की देखनी थी, वो अकेला देख आया, उसने डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है चलो भाई करते हैं शादी। ऐसा तो नहीं है, सभी लोग होते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इस बात के गवाह होते हैं कि हमारा फैसला सही है। यही बात हमारी पॉलिटी की तरफ जाते हैं तो संविधान सभा की हम बात करते हैं। संविधान सभा जो होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सभा का मतलब होता है कि जब कोई हम चीज बना रहे हैं, जैसे कि आपके घर में बेटे बेटी की शादी हुई, जैसे आपकी कभी शादी होगी तो आपके फादर, उनके गेस्ट, फलाना ठिकाना जो भी है, वो सब लोग बैठ जाएंगे और फैसला कर लेंगे। तो आप ये संतुष्टि में रहोगे कि हमारे फादर जो भी कर रहे हैं, हमारी माता जी, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए। बहरहाल, तो ऐसे ही क्या था, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था,
तो 150 से 200 साल की गुलामी के बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब हम आजादी की तरफ जाते हैं, 1942 में जो इंडिया क्विट मूवमेंट हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो। उसके बाद जब 1946 में या 1945 में लगभग से लगभग हम आजादी की तरफ निकल पड़े थे। और आपको पता है गांधी जी के द्वारा किया गया अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट, कि अंग्रेजों भारत को छोड़ो, और फिर अपने लिए नारा दिया करो या मरो। तो 1942 के बाद लगभग ये कहानी स्टार्ट हो जाती है हमारी आजादी की तरफ। तो सभा की बात करते हैं, जब अंग्रेज यहां से चले गए या अंग्रेजों के होते हुए भारत में लगभग इतनी डिमांड बढ़ चुकी थी 1928 से। कब से? 1928 से, यानी 1928 से हमारे संविधान के लिए इतनी लड़ाइयां होने लगी। लोग, हमारे भारतीय नेता, हमारे इंडियन लीडर सारे संविधान को लेकर डिमांड करने लग गए कि हमें अलग संविधान चाहिए, उस संविधान में ये पॉइंट होने चाहिए जो अभी बताएंगे आपको। ऐसे करके संविधान सभा के लिए डिमांड होने लगी। और जब आदमी, कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कर सकता है, तो वो एक्चुअली में संविधान की डिमांड कर रहा है, क्योंकि उस असेंबली में कुछ और नहीं, केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाया जाना था। देखते हैं, तो संविधान सभा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंग्रेजों से। देखो, आपको पता है कि जो अंग्रेज थे, मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा सारा कुछ, अभी केवल छोटा सा जान लेते हैं। अंग्रेजी जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में आई थी, और 1600 से लेके लगभग से लगभग 1947 तक इन्होंने अपना राज किया था। और मैं आपसे मानता हूं कि 1947 तो छोड़ो, बीच में देखते हैं तो 1928 से लेके, यानी नेहरू रिपोर्ट से लेके, इसकी डिमांड तेज हो गई। नेहरू रिपोर्ट से संविधान सभा की डिमांड बहुत तेज हो जाती है कि संविधान बनाना है, संविधान बनाना है, संविधान बनाना है। और उस समय तो जो भारत के वाइसराय थे वो लॉर्ड बर्कनहेड थे। कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। ऐसे करके हमारे 150 से 200 साल की जो गुलामी थी भारत में, वो अंग्रेजों की थी। और अंग्रेजी धीरे धीरे रुक करते हैं संविधान को लेकर। देखो, उसके दो कारण थे। पहली बात, आप मुझे ये बताएंगे कि अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए थे या उन्हें मजबूर किया गया था? आप मुझे एक चीज बताइए पहले, इसका जवाब जरूर देना। मजबूर किए गए थे या मजबूर किया गया था? मैं बताइए, मजबूर किए गए थे या मजबूर हुए थे? देखो, उसके दो कारण हैं, दोनों ही सही है। एक्चुअली में हमारे पास अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उनके पास कोई दबाव नहीं था, पैसा था, सब कुछ था। अब उनको पैसा बढ़ाना था, तो पैसा था, सब कुछ था। आप एक बात सोचेंगे, हमारे पूरे भारत में जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज आए, उन्होंने अपना धीरे धीरे व्यापार से स्टार्ट किया, व्यापार के लिए पॉलिसीज बनाई, पॉलिसी से धीरे धीरे उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी बना दी, और डिप्लोमेसी से धीरे धीरे आकर उन्होंने इंडिया के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया, भारत का शोषण प्रारंभ कर दिया। यही बात थी। ओके, अब बात करते हैं, धीरे धीरे जब एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया तो भारत के लोग पूरी तरह ऊब गए। तो भारत के लोगों ने सोचा कि भाई ऐसे तो इनके हाथों में शोषित होते रहेंगे, एक्सप्लॉइट होते रहेंगे, ऐसे कब तक चलेगा? तो ऐसा करते हैं, अब इनसे लड़ते हैं, अब इनसे संविधान की डिमांड करते हैं, असेंबली की डिमांड करते हैं। तो धीरे धीरे असेंबली की डिमांड तेज होने लग गई। और असेंबली की डिमांड इसलिए तेज होने लगी क्योंकि उन्हें संविधान बनाना था। किनको? भारतीय लोगों को। इंडिया के लोग ये चाहते थे कि अपना संविधान हो, अपना देश हो, और अपनी जनता के द्वारा चुने गए लोग ही सरकार को चलाएं, हमको चलाएं, देश को चलाएं। ठीक है, यही चीज थी। तो भारतीय लोगों के माइंड में ये चीज बार बार घूम रही थी। अब ऐसे करके क्या था कि अंग्रेज दो कारणों से मजबूर हो गए थे। पहला आपको कारण बता देता हूं मैं। पहला कारण यह था कि अंग्रेज भारत छोड़ने को दो कारणों से मजबूर हुए। एक तो मजबूर किया गया था और दूसरा मजबूर हो गए थे। पहला कारण आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, मैं लिख देता हूं कि अंग्रेजों का भारत छोड़ने के दो कारण।
अंग्रेजों के भारत छोड़ने के दो कारण। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के दो कारण की बात करते हैं। तो यहां पर हमने एक चीज देखी, चलिए अब इस दो कारणों की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए देखिए, तो पहला कारण आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध, इसको येलो से करते हैं हम लोग। कि द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के चलते, द्वितीय विश्व युद्ध के चलते, क्योंकि आपको पता है कि दूसरा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें ब्रिटेन जो था वो अमेरिका और ब्रिटेन और नॉर्थ कोरिया ये एक साथ थे, समझे ना। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ब्रिटेन के पास आर्थिक बजट, इकोनॉमिकली बजट, आर्थिक बजट में कमी के कारण, ठीक है। और दूसरा कारण यह था कि भारतीय लोगों की डिमांड तेज होने लगी थी। आपको पता है कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज बनाई थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। देखो भाई, मैं सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा फैन हूं। वो हमारे इंडिया में मतलब एक इकलौता ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी फौज बना दी, एक इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो हिटलर से भी मिला था, आप सभी को पता है। तो एडोल्फ हिटलर से मिलना, उसके बाद भारत में आजाद हिंद फौज का गठन करना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने, और अंग्रेजों की क्या हालत की, घुस घुस कर मारा गया। यूनिवर्सिटी में जहां भी अंग्रेज प्रोफेसर पढ़ाता था घुस घुस के मारते थे, बेंचों के नीचे घुस गए, कभी गेटों में चले जाते थे, यानी जहां भी अंग्रेज मिलेगा वहीं कूटेंगे। सीधा सीधा हिसाब था सुभाष चंद्र बोस की सेना का कि जहां भी अंग्रेज पड़ा दिखा हमको वहीं कूटा जाएगा। तो ये क्या था, ये सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही ज्यादा उग्रवादीपन था। और वो इतने ज्यादा उग्रवादी हो गए थे उस समय कि उन्होंने ना आप देखा ना ताप देखा और सीधे सेना बना दी हिटलर से मिलकर। आप जानते हो सुभाष चंद्र बोस के इरादे कितने मजबूत थे और आज उन्हें कितने इज्जत और कितनी सम्मान के साथ याद किया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। उनकी एक मूवी भी आई है जिसमें राजकुमार राव जो हैं, जो हमारे अभिनेता हैं बॉलीवुड के एक्टर राजकुमार राव ने पूरी फिल्म बनाई है सुभाष चंद्र बोस को। उस फिल्म को जरूर देखिएगा एक बार। तो द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ब्रिटेन के पास आर्थिक बजट में कमी, और दूसरी भारतीय लोगों की मांग तेज हो गई थी। भारतीय लोगों की मांग तेज हुई, इसके चलते अंग्रेजों को लगा, क्योंकि इसके चलते अंग्रेजों को लगा कि बिना जनता की सहमति की सरकार नहीं चलाई जा सकती, कि बिना जनता की सहमति से सरकार नहीं चलाई जा सकती। आप बोलोगे कि सर चला तो रहे थे ना 200 साल से, तो अब भी आगे भी चला लेते, 400 साल हो जाते, 500 हो जाते, 600 हो जाते, 1000 साल हो जाते। नहीं, आपको भी पता है अभी एक हमारे पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में घटना हुई है, अभी आप सभी को पता है, बहुत चर्चित थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना,
को भारत में शरण लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी भाई? आपको पता है 3 बार से प्रधानमंत्री रही हैं शेख हसीना। 1998 से उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं ये। और शेख मुजीबुर रहमान वो व्यक्ति है जिसने बांग्लादेश को आजाद कराया था, जिसने बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से आजाद कराया था और फिर जाके बांग्लादेश बना था। ये वही है, उनकी बेटी है शेख हसीना। और शेख हसीना बांग्लादेश की 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। चौथी बार अपना कार्यकाल स्टार्ट करने ही वाली थी। 24 में इलेक्शन भी हुए थे, आपको पता है। लेकिन कहते हैं ना कि बिना जनता की सहमति से वहां पे रिजर्वेशन को लेके ज्यादा केस मुद्दा हो गया था। जो 30% रिजर्वेशन था वहां का, वो एक्चुअली में उन लोगों को था जिन्होंने 1971 में अपनी जान गंवाई थी। तो ये तो ठीक है चलो, पर ये विरासत ही हो गया। आप विरासत में किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये वहां की जनता का आक्रोश था। जनता ने मूवमेंट किया, जनता ने प्रोटेस्ट किया और ऐसा प्रोटेस्ट किया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। भारत के दिल्ली में शरण ली हो इन्होंने भी। तो यही है, जब तक आप जनता की सहमति नहीं लोगे तब तक सरकार नहीं चल सकती। और यह बात उस समय अंग्रेजों को पता चल गई थी कि भाई हम कितना भी कर लें इनके लिए मतलब इनके भले के लिए या इनके नुकसान के लिए, ये हमको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी भारत के लोग अंग्रेजों को कभी चाहते ही नहीं है। अरे क्यों चाहेंगे? अंग्रेजों ने कौन सा भला काम किया था इंडिया आके, मुझे बताइए। लेकिन अंग्रेजों के आने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो एक्चुअली में यहां पर यह पूरा कंक्लूजन निकलता है, और कंक्लूजन ये निकलता है कि भारतीय लोगों की कभी भी ये मांग नहीं थी कि भैया अंग्रेज जो हैं वो यहां पर सरकार चलाएं। इसलिए अंग्रेजों को लगने लगा कि यहां से भगना ही बेहतर है, भग चलो, वरना सुभाष चंद्र बोस हमको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, यहां से निकल चलो। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना बना ली है, एक भी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगा वो। सारी ईस्ट इंडिया कंपनी, सारा व्यापार सबको ठप कर देगा। इसलिए जो समेटना है समेट लो और यहां से भागो। पता चला ये भी समेटने में नहीं आ रहा है और ये भी नहीं मिला। जो भी हमने पाया वो भी खो देंगे इंडिया में, जिसलिए जितना आ चुका है उसकी जेबें भरो और यहां से निकलो। इसलिए यहां पर इन दोनों कारणों से, और सबसे बड़ी बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1939 से लेके और 45 तक हुआ था। तो इसके चलते भी क्या था, ब्रिटेन के पास आर्थिक बजट कम पड़ गया था और सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जिसने और वो पैसा ब्रिटेन ने पूरा युद्ध में लगा दिया अमेरिका के साथ। अब मुझे बताइए, जिसका एंटी रशिया था, सरकार चला पाएगा ब्रिटेन? तो मजबूर होना पड़ा, मजबूर किया गया। दोनों ही कारण हैं अंग्रेजों के भारत छोड़ने के। अब धीरे धीरे मांग होने लगी। अब आते हैं संविधान सभा की तरफ। ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री है, आपको पहले सभा से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी होगी कि भाई हिस्ट्री क्या कह सकती है। ये सभा ही क्यों जरूरी थी? क्या अंग्रेज सरकार अच्छा नहीं चला रहे थे क्या? उन्होंने तो ट्रेन दी, टेलीग्राफ, डाक पोस्ट दी, उन्होंने हमें ट्रेन दी, टेलीफोन दिया, क्या कुछ नहीं दिया? बताइए, सब कुछ तो दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं। चलिए, तो अब हम संविधान सभा की तरफ चलते हैं। तो अभी हम संविधान पर थे, संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में सभी देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है संविधान सभा। बाकी बैक हिस्ट्री हमने सारी चीज जान ली है, कोई दिक्कत ही नहीं है उस चीज में। तो चलिए देखो, संविधान सभा यानी इसके डेफिनेशन की मैं बात करता हूं तो पहले परिभाषा निकालते हैं इसकी। चलो, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? इसकी परिभाषा है कि वह सभा, क्या है? वह असेंबली, वह सभा जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनी है और वह एक संविधान नामक विशाल दस्तावेज बनाए, उसे संविधान सभा कहते हैं। यानी आपसे मैंने बात की थी कि परिभाषा की, तो परिभाषा में मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि वह सभा यानी वह असेंबली जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी हो और वह कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो वह संविधान सभा कहलाती है। तो लिख देंगे यहां पर सभी कि वह सभा जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी
इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब सभा में संविधान नामक विशाल दस्तावेज बनाएं, विशाल दस्तावेज बनाते हों उसे संविधान सभा कहा जाता है, उसे संविधान सभा कहा जाता है, उसे संविधान सभा कहा जाता है। तो आप सभी को पता चल गया ना कि संविधान सभा क्या है और इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। आप इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, और नोट करने से चीजें बेहतर हो जाती हैं। आप मेरी बात मानो या ना मानो, मैं आपको केवल बता सकता हूं, जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ। लेकिन मेरा मानना है कि जब चीजें आप तक पहुंचेंगी तो आप लिखें उनको, आपको पीडीएफ भी सारी मिल जाएंगी, ऐसी कोई बात भी नहीं है। चलिए, तो संविधान सभा के बारे में आपने परिभाषा जान ली। अब मैं आपसे बोला था कि मांग तेज हो गई। सबसे पहले हम एक नोट डाउन चीज करते हैं और ये जान लेते हैं कि संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसके द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपनी निगाहें बोर्ड से हटाना नहीं है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब कैसे हो गया है जान लेते हैं। देखो, संविधान की मांग जो थी ना, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग की मैं बात करता हूं, तो संविधान सभा की जो मांग थी ना, वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, आप एक बार जान लीजिए। 1894 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की पहली मांग करते हैं। चलिए, तो संविधान सभा की पहली मांग की हम बात करें। संविधान सभा की पहली मांग जो की गई थी, वो की गई थी आपकी 1894 में। और 1894 में कहां पर की गई थी? स्वराज बिल के माध्यम से की गई थी। स्वराज बिल के माध्यम से की गई थी। और स्वराज बिल किसके माध्यम से द्वारा लाया गया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर जो तिलक थे वो स्वराज बिल लाए थे, और स्वराज बिल के माध्यम से सबसे पहली मांग 1894 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सर, किताबों में तो हमने एम.एन. रॉय पढ़ा है। अरे सुनिए, आप एम.एन. रॉय का नाम बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन आप एक बार चीजों को देख लीजिए पूरा, ठीक है। तो पहली मांग थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब दूसरी मांग की बात करते हैं। देखो, और 1922 में 1922 में इसे गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने इसे विचार को आगे बढ़ाया। और मांग जब तेज होने लगी, तो मांग तेज होने के बाद क्या होता है? जब मांग तेज होने लगी तो इसके बाद क्या होता है? महात्मा गांधी ने 1922 में इस विचार को आगे बढ़ाया। इस विचार को आगे बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है 1922 के बाद आते हैं 1928 में। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। एक नेहरू रिपोर्ट
एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। ओके, चलिए 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1928 के बाद आते हैं सीधे 1934। 1934 में एमएन रॉय ने पहली मौखिक मांग की। आप देखिए, पहली मांग स्वराज बिल की किसने की थी? तिलक ने। यह पहली मांग है, इसमें मौखिक और लिखित का कोई मैटर नहीं है, यह केवल पहली मांग है। अब जब कोई आदमी पहली इनिशियली चीज करता है तो उसमें कोई किसी भी तरीके का कोई मेंशन नहीं होता। तो आप इसमें पहली मांग में केवल तिलक याद रखोगे। विचार को आगे बढ़ाने में महात्मा गांधी का नाम था। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। उसमें संविधान सभा का जिक्र था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं 1934 में। 1934 में एम एन रॉय, जो एम एन रॉय थे ना, ये एक्चुअली मैं बता दूं हु इज एम एन रॉय, यानी एम एन रॉय कौन थे? ये एक पीनियर लीडर ऑफ कम्युनिज्म मूवमेंट, यानी साम्यवादी, यानी वामपंथी पार्टी के एक प्रखर नेता थे। इसे बोलते हैं पीनियर लीडर। क्या बोलते हैं? पीनियर लीडर। तो एक्चुअली में ये वामपंथी दल के नेता थे, वामपंथी दल के नेता, दल के प्रखर नेता बोल सकते हैं आप, पीनियर लीडर ऑफ कम्युनल पार्टी, प्रखर नेता। इन्होंने पहली मौखिक मांग की। इन्होंने पहली मौखिक मांग की। इन्होंने पहली मौखिक मांग की थी। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, नेक्स्ट जो डिमांड की हम बात करेंगे वो आते हैं 1935 में। 1935 में, जिसके एक साल बाद भारत शासन अधिनियम 1935, ये जो वर्ष है ना, और आपको बता दूं ये 1935 वो साल है जिसमें भारत शासन अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? भारत शासन अधिनियम लाया गया था। और ये भारत शासन अधिनियम वो अधिनियम है जिससे भारत का संविधान 70% लिया गया है। भारत के संविधान का 70% भाग 1935 के इंडियन गवर्नेंस एक्ट से लिया गया है, जो कि 70%। कितना? 70%। यह क्वेश्चन बार बार एसएससी में पूछा जाता है कि भारत के संविधान का 70% भाग या अधिकतर भाग कहां से लिया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1935 के इंडियन गवर्नेंस एक्ट से लिया गया है। अब आते हैं 1935 की बात। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आज की कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम पहले इंडियन नेशनल यूनियन था। 1906 में इसका नाम बदल दिया गया। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली लिखित मांग की। पहली लिखित मांग की। देखो आप पूरा दिख रहा है, एक बार देख लीजिए सभी पूरा। चलिए, तो आप समझ गए हैं 1935। उसके बाद आता है 1938, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अच्छा, 1938 में क्या हुआ था एक बार देख लेते हैं। उन्नीस सौ 1938 में देखिए, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा एक चीज बताइए, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुझे एक बात समझ में तो तभी आ गई थी। अब मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको भी शायद लगेगा कि सर ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री बता दिया और पॉलिटी से कनेक्ट कर दिया। जैसे 1929 में क्या था कि एक लाहौर में अधिवेशन हो रहा था। चलो 1928 से बात करते। 1928 में आप सभी को पता है मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, नेहरू रिपोर्ट। उस नेहरू रिपोर्ट में क्या था? संविधान सभा का जिक्र था। भाई संविधान ऐसा होना चाहिए, संघीय कार्यपालिका होनी चाहिए, ऐसा कुछ था, है ना। तो जब नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई तो उसमें मोतीलाल नेहरू ने एक पॉइंट डाल दिया, डोमिनियन। क्या डाल दिया? डोमिनियन।
और उस पॉइंट से नेहरू जी को बड़ी ही नफरत थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा यह कहते थे कि आप डोमिनियन क्यों चाहते हो। आपको मैं बता दूं डोमिनियन का मतलब क्या होता है। जब मैंने आपको सॉवरेनिटी पढ़ाई थी वहां पे भी शब्द लिखा था डोमिनियन, वहां पे मैंने बताया था अधिराज्य, जैसे कहते हैं अधकुचला खाना, जैसे कि थाली मेरी तो भोजन आपका, अब पूर्ण तो किसी का भी नहीं है, तो इसे कहते हैं डोमिनेंट अधिराज्य है, कि मतलब सरकार तो भारत की होगी लेकिन उसे चलाएगा कौन, महारानी विक्टोरिया। और जो कि ये गलत था, जब सरकार हमारी है तो हमारी सरकार ही देश को चलाएगी ना, ये होता है सही तरीका। ये थोड़ी ना होता है कि देश आपका सरकार हमारी, ऐसे नहीं होता। अब जैसे आज की सरकार की बात करें तो आज की सरकार हमारी है। 1952 में और 51 में पहले लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीत हासिल कर ली। उसके बाद तभी से हमारी सरकार चली आ रही है। तो हम चुनते हैं, सरकार लोग बनाते हैं, और जब सरकार बनती है तो वो हमको चलाती है, जैसे देश चलता है। तो यही चीज, ये सिस्टम, ये गवर्नेंस है। क्या है ये, गवर्नेंस है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भाई वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और जब ये बात बोली, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एडल्ट या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसको कहते हैं। तो 1938 में पंडित नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन करने की मांग की। बस अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1938 में, अच्छा ये पंडित नेहरू जी का दिमाग थोड़ा बीच में मतलब बहुत टाइट हो गए थे। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने इनको झटका दे दिया था। मोतीलाल नेहरू एक्चुअली में क्या थे, उन्होंने बोला कि डोमिनियन, और नेहरू जी डोमिनियन से चिढ़ते थे। तो आपको पता है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जब रिपोर्ट बनी थी तो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर से इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन का प्रेसिडेंसी की थी, और इसी जिद में आकर की थी कि मैं स्वराज की मांग करूंगा, लेकिन मोतीलाल नेहरू डोमिनियन की मांग कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो बस यही चर्चा थी। और सबसे बड़ी बात है कि 1938 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंग्लिश में बोला जाता है, तो घबराए नहीं, बाकी सब आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ आपको बता दूं मैं क्या होता है। इसका अर्थ यह होता है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, और वह प्रतिनिधि जो भारत का हो। जैसे कि आज की बात करते हैं, आज कहीं भी इलेक्शन होते हैं, आज यदि मैं पंचायत के इलेक्शन से बात करूं और लोकसभा के इलेक्शन की तक बात करूं, तो वहां पे आप सभी को पता है कि आपका जो कैंडिडेट होता है वो आपके क्षेत्र से ही होता है, और आप अपने क्षेत्र से उस कैंडिडेट को वोट देकर यदि जिताते हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव बनता है, और रिप्रेजेंटेटिव जब मिलकर सरकार बनाते हैं तो वो आपकी सरकार बनती है, वो आपकी सरकार कहलाती है, वो इस देश की सरकार कहलाती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, जब आप अपना कैंडिडेट को चुनोगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, और रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए कुछ अच्छा ही करेगा। तो यही कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो लिख सकते हैं कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, बस जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल। अब आप सभी को समझ में आ गया ना 1938। तो जब आपसे कोई एग्जाम में पूछे
कि संविधान सभा की पहली मांग किसने की थी, तो याद रखना मेरी एक बात, स्वराज बिल, बाल गंगाधर तिलक 1854 में। दूसरी बात, 1922 में महात्मा गांधी ने इस विचार को आगे बढ़ाया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने, यानी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका नेहरू रिपोर्ट में तैयार किया गया, वहां भी संविधान सभा का जिक्र था। दूसरी बात, चौथी बात करते हैं, 1934 में एम.एन. रॉय यानी पीनियल लीडर ऑफ कम्युनल मूवमेंट, पीनियल लीडर ऑफ कम्युनल मूवमेंट, जो वामपंथी दल के सबसे प्रखर नेता थे एम.एन. रॉय, उन्होंने इंडियन संविधान सभा की पहली मौखिक मांग की थी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी पहली लिखित मांग की थी। ये शब्द बड़े हेर फेर वाले हैं, इनको समझने की कोशिश करना। मैंने बोला पहली मौखिक मांग, आपका आंसर होना चाहिए एम.एन. रॉय। मैंने बोला पहली मांग, आपका आंसर होना चाहिए तिलक साहब। मैंने बोला पहली लिखित मांग, आपका आंसर होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने बोला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर डिमांड करने वाले व्यक्ति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस यही बात थी। तो अब चलते हैं आगे। 1938 में आप बात समझ गए हैं सभी, ठीक है। अब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर हम संविधान सभा का गठन करेंगे, तो ये 1938 का जो प्रस्ताव होता है ये महारानी विक्टोरिया के पास जाता है और महारानी विक्टोरिया 1940 का एक प्रस्ताव भेजती है भारत में। वो बोलती है कि महात्मा गांधी जी और नेहरू जी देख लीजिए एक बार, आपको पसंद आता है तो ठीक है, वरना कुछ जुगाड़ करते हैं। और तो 1940 का 1 अगस्त प्रस्ताव बड़ा फेमस है। इसको इंग्लिश में अगस्त प्रपोजल ही बोला जाता है। अगस्त प्रपोजल बोला जाता है, जो कि आया गया था 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त प्रपोजल आता है। उसके बाद लेकिन अगस्त प्रपोजल में डोमिनियन शब्द का जिक्र हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन शब्द से पहले ही चिढ़कर बैठ चुके थे कि ये आया ही क्यों, इसको यहां से भगाइए, इस प्रस्ताव को यहां से भगाइए। और इस प्रस्ताव को लाने वाले कौन थे, इस प्रस्ताव को लाने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड लिनलिथिगो, जो उस समय भारत के कौन थे, वायसराय। तो लिख सकते हैं कि भारत का तत्कालीन वायसराय लाया था इसको, भारत का तत्कालीन वायसराय लाए थे, और जिनका नाम क्या था, लॉर्ड लिनलिथिगो। बस ये था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। तो नेक्स्ट प्रपोजल था 1942 का, जो आया था मार्च में, और इसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्या था, क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन जो था, ये एक्चुअली में लाने वाला कौन था, एक ब्रिटेन की कैबिनेट का मंत्री था जिसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स। तो कह सकते हैं कि ब्रिटेन का मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रस्ताव आ रहे हैं ना, इन्हीं प्रस्तावों में से किसी एक प्रस्ताव के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, और वही सभा आगे चलकर संविधान बनाएगी। नेक्स्ट मिशन की मैं बात करता हूं। फिर आया था आपका कैबिनेट मिशन, और सबसे बड़ी बात अब मैं लिखने जा रहा हूं और इस लेक्चर की समाप्ति वही करूंगा। कैबिनेट मिशन, इसको लाने वाले 3 व्यक्ति थे, और ये आया था मार्च 1946 में। आजादी की तरफ बढ़ चले। और कैबिनेट मिशन जो था, इसको लाने वाले 3 व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति था स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, और एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर।
एवी अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति थे इसको लाने वाले। और आपको बता दूं, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। इस बात को यहां पर नोट डाउन करके भली भांति लिख दें, नोट लिख दें यहां पर, और लिख दें कि इसी मिशन के आधार पर, इसी मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। कल हम बात करेंगे सीट की, आज नहीं, तो आप इस पे नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसके आधार पर इसलिए किया गया था क्योंकि ये दोनों मिशन क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। इनको लाने वाला कौन था, इनका नाम भी याद रखना, स्टेफर्ड क्रिप्स था, और यहां पर लिनलिथगो था। चलिए, तो इस चैप्टर की कंटिन्यू हम बाद में कल करते हैं, और अभी हम इतिहास का भी पढ़ाएंगे, तो सभी तैयार रहना। चलिए, तो अभी यहां तक इसको समाप्त करते हैं। प्रस्तावना आपका कंप्लीट हो चुका है, एक चैप्टर आप फिनिश कर चुके हो पॉलिटी का, और दूसरा चैप्टर आपका कल तक फिनिश हो जाएगा। तो सभी तैयार रहें समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए और नोट डाउन करने के लिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के साथ, इसी जोश के साथ और इसी कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।